कुछ भी हो जाए, अनुशासन है ना, तो अनुशासन में रहना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। छोड़ दो सबको, सब सारा बर्डन जो है दिमाग से निकाल के ना, बोझा निकाल के साइड में रख दो। मैंने कहा कि यार जब रात में सो जाएंगे तब मैं पढ़ूंगा, ये सिलेबस है, इतना मुझे पढ़ना है, इसमें जो कोई क्वेश्चन आएगा ना मैं करके आऊँगा, इतना मुझे पता है। अगर आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रखेंगे तो यहाँ तो लोग आपको पीछे खींचने के लिए, नीचे खींचने के लिए तैयार बैठे हैं ना। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन हेल्थ एक तरफ। और इंडिया में इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है हेल्थ का। सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबको अलग अलग तरह की ज़रूरतें होती हैं और सबका मेटाबॉलिक रेट अलग होता है, तो उसके हिसाब से डाइट लेनी है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके कई सारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मुझे बात करने में बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो सर एक आईआरएस ऑफिसर हैं, एडिशनल कमिश्नर जीएसटी। ये अपने आप के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अपने अंदर समेटता है। लेकिन इसके साथ-साथ फिट इंडिया मूवमेंट, समवन हू इज़ फिट आल्सो, हू इज़ हेल्थ कॉन्शियस आल्सो एंड हू इंस्पायर्स हेल्थ कॉन्शियसनेस। फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर भी हैं सर, और मेरे फेवरेट फिलॉसफी के कॉमरेड एंड थिंकर भी हैं सर। और साथ के साथ बहुत सारी चीज़ों में सर का इंटरेस्ट है, वो चाहे लॉ हो, फिर साइबर लॉ हो। इतनी मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी श्री नरेंद्र यादव सर, 2009 बैच आईआरएस ऑफिसर। सर वेरी वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच मैडम, आपने बुलाया। सर ये इतनी सारी चीज़ें आप कर कैसे लेते हैं, पहले तो ये बताएं। देखिए सिंपल सा फंडा है मेरा, एक ही लाइफ है और उस लाइफ में ना जितना पॉसिबल हो, जितनी चीज़ें हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बस इसी मंत्रा के साथ मैं चलता हूँ। तो धीरे-धीरे जो भी मेरी हॉबी थी ना, मैं सब में कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा एक्सपर्ट बन जाऊँ। अरे वाह सर। सर तो पहले तो ये बताएं कि ये पहले तो ये सिविल सर्विसेज की शुरुआत कहाँ से हुई? सिविल सर्विसेज़ की शुरुआत एक्चुअली मेरे जो पिताजी थे वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यूपी में है, तो वहाँ पे वो कार्यरत थे, तो जितने भी शिक्षक की नियुक्ति होती थी, वहीं से होती थी। तो उनको बहुत कुछ पता था कि शिक्षा की वैल्यू क्या है, महत्ता क्या है। तो धीरे-धीरे जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तो पापा ने बताया कि नहीं आपको बड़े होके जो है ना, या तो आईएएस करना है या तो पीसीएस करना है। तो मुझे लगा ठीक है, माँ-बाप जो बच्चे को बोलते हैं, बच्चा वही करता है। तो जब उन्होंने बोला आपको बड़े होके ये बनना है, तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग बन जाएँगे। तो फिर धीरे-धीरे पढ़ते रहे और इतना हम पढ़ते थे कि हाई स्कूल में मेरे 46% थे। इतना पढ़ते थे हम। सर सरकाज़म आ गया। मतलब पिताजी का मन था कि हम लोग आईएएस और पीसीएस करें और हमारा मन था कि हम क्रिकेट खेलें। तो सारा दिन चाहे स्कूल की टीम हो, चाहे गली क्रिकेट हो, मैं क्रिकेट में ही लगा रहता था। तो समय जब एग्ज़ाम का आता था तो पढ़ लेते थे हुँ। और पास हो जाते थे। इसी तरह से जब 12वीं में गए, तो 12वीं में भी अपने 51% मतलब पास होते रहे और पिताजी ने हमारी काबिलियत समझी और 12वीं में मुझे मना कर दिया कि आप जो है ना साइंस नहीं पढ़ेंगे। आप आर्ट्स से पढ़ेंगे नहीं, आप फेल हो जाएँगे। तो फिर मैंने भी जो है बात को सीरियस लिया, लेकिन मेरा मन तो था कि मैं साइंस पढ़ूँ मतलब मैथ पढ़ूँ क्योंकि हाई स्कूल में 2 मेरे 46% थे लेकिन मैथ में 61 मार्क्स थे। मतलब सीधी वो भी सर मुझे लगता है बहुत बच्चों को आज इंस्पिरेशन मिलने वाली है। यूपी बोर्ड से जहाँ पे नंबर बहुत कंजूसी से मिलते थे। तो उसके बाद क्या हुआ पिताजी की चली, घर में बड़ों की ही चलती है, बच्चे कहाँ। तो फिर आर्ट्स मैंने ले लिए और जब आर्ट्स की पढ़ाई की तो फिर मुझे लगा यार इसको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं 1 हफ्ते में कर लूँगा। फिर अपने वही रेगुलर क्रिकेट और जहाँ-जहाँ पॉसिबल था खेल-कूद करते रहे। फिर ग्रेजुएशन में जब गए, तो ग्रेजुएशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया और पास हो गया टेस्ट में। ज़्यादा नहीं 1 महीने पढ़ा और टेस्ट पास हो गया, क्लियर हो गया। तो फिर मेन कैंपस में जो है एडमिशन मिल गया और उसके बाद जो है जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर था, तो मेरे आए 45%। अब मैं मतलब मुझे तो पता था मैं क्या कर रहा हूँ। सब लोग घर में टेंशन में आ गए, तो बीए में भी फेल हो जाएगा। ये तो बी ये तो बीए भी पास नहीं करेगा। तो मतलब इतनी इतनी चीज़ें चलती रहीं। फिर लकीली जो है जब मैंने ग्रेजुएशन अपना सर ये सब आप सच बता रहे हैं? सच वेरीफ़ाइएबल है। मार्कशीट है मैडम। आगे आगे सुनो आप फिर जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 56% के साथ फाइनली मेरा ग्रेजुएशन हो गया। बीए?
बीए ग्रेजुएशन फ़िलॉसफ़ी 56% फ़िलॉसफ़ी में? फ़िलॉसफ़ी और पॉलिटिकल साइंस फ़िलॉसफ़ी 2 एंड सब्जेक्ट थे। पॉलिटिकल साइंस। तो मेरा ग्रेजुएशन हो गया, तो फ़िलॉसफ़ी में मुझे तब तक इंटरेस्ट आ गया था कि मुझे फ़िलॉसफ़ी पढ़नी चाहिए। और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, ये समय होगा 2006-7 का। तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फ़िलॉसफ़ी में लिया, तो टीचर बड़े अच्छे थे वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मतलब मुझे द्विवेदी सर से और उपाध्याय सर से बड़े जो आप फ़िलॉसफ़ी में नाम सोचती हैं बड़े-बड़े, पाठक सर से सबसे पढ़ने का मौका मिला। तो जो इंटरेस्ट होता है ना एक बच्चे का, वो बनता चला गया। तो मेरे फ़िलॉसफ़ी में जो परसेंटेज आया 61 आए, मतलब 61% आए, क्योंकि आउट ऑफ इंटरेस्ट मैं पढ़ रहा था। कोई कंपल्सन नहीं था, कोई बंधन नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं अब क्या करें, अब तो एमए भी हो गया। तो ऑलमोस्ट 2007 में ही यूपीएससी का फॉर्म निकला हुआ था दिसंबर के महीने में। तो 2007 में ही मेरा अपना पीजी कंप्लीट हुआ था। फिर मैंने वो फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद इलाहाबाद में था, तो घर का जो माहौल होता है और जो वहाँ का माहौल है इलाहाबाद का, आप जानती हैं कि हर कोई वहाँ पे लीडर है इलाहाबाद में। हाँ, हाँ। और हर कोई चाय की दुकान पे चर्चा करता है, ज़्यादा समय चर्चा करता है, पढ़ता कम है। और अपने आप को सही ठहराने के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट लेके आएगा। खूब डिस्कशंस होते हैं बहुत चाय सारे पे। डिस्कशन होते हैं और आप बिलीव करेंगे कि हुँ। वहाँ के बच्चों को जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को नहीं पता होगा जितना वहाँ के बच्चों को पता होता है, क्योंकि वो दिन भर यही बात करते हैं। खूब सारा बीबीसी न्यूज़ सुनते थे पहले, बहुत सारी चीज़ों को आके सुबह मुझे ये चर्चा करनी है, ज़ील होती थी लोगों में हुँ। कि भाई मेरे को ज़्यादा वो दिखना है, समझदार दिखना है। तो इलाहाबाद में तो ये चलता रहता है, तो फिर मुझे लगा यहाँ तो पढ़ाई हो नहीं सकती, तैयारी करने के लिए दिल्ली चलना पड़ेगा। फिर मैंने पापा को बोला, पापा मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। हाँ। मेरे पिताजी बहुत कूल थे, अनलेस अंटिल आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो सब अलाउड था। तो बोले जाओ, सिंपल जाओ। अब मुझे दिल्ली में किसी के बारे में नहीं पता, कहाँ जाना है, कहाँ एडमिशन लेना है, कुछ नहीं पता। हाँ। तो मैं सीधे उठा, ट्रेन की टिकट कराई, दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो इलाहाबाद से बहुत डिफरेंट थी, ये शहर बड़ा अलग था। तो फिर यहाँ पे जब कोचिंग गया तो उन्होंने मार्गदर्शन किया, भाई आप जाइए, यहाँ ब्रोकर्स होते हैं, उनसे मिलिए, तो आपको जो है घर मिलेगा, मतलब आप रह सकते हैं कहीं, वो सारी चीज़ें हुई फिर। अकेले आपने ये सारा अकेले, मैं मतलब डर तो मुझे कभी था ही नहीं किसी चीज़ का। जब पढ़ता नहीं था तो इतनी कुटाई हो चुकी थी, डर था ही नहीं किसी चीज़ का कि अब करना क्या है। लेकिन आप अभी सोचोगे एक बच्चे के अंदर, और ये था कि मेरे को मेरी काबिलियत पे भरोसा था हाँ, कि कि अगर मैंने ठान लिया तो आज तक मैंने पढ़ा नहीं है नरेंद्र, इसलिए तेरे नंबर नहीं आए। ये मुझे पता था। ये मुझे ही पता था केवल, और किसी को नहीं पता था। लोगों को लगता था कि ये काबिल ही नहीं है। हाँ, इसको जो है मतलब इतने नंबर आ रहे हैं तो ये किसी कैसे लायक नहीं है। कैसे करेगा? कैसे करेगा? हाँ। ये लोगों को डाउट रहता है। लेकिन मुझे पता था कि ना तो मैंने हाई स्कूल में पढ़ा है, ना मैंने इंटरमीडिएट पढ़ा है, ना मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। मैं थोड़ी-सी फ़िलॉसफ़ी पढ़ा था तो मेरे नंबर आ गए थे। तो मुझे अंदर से भरोसा था कि जब मैं पढ़ूँगा तो सब हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, चल के इसे करना है, चलो कर लेते हैं तैयारी। 2007 में ही मैं शिफ्ट हो गया, फिर दिल्ली आ गया। फिर यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर एडमिशन लिए, तो 3 महीने मुझे समझ में आ गया कि कोचिंग अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूँगा तो मेरे पास टाइम नहीं है तैयारी करने में। मैंने फॉर्म भर दिया था। 3-4 महीने मैंने किया, उसके बाद सेल्फ स्टडी पे आ गया। सारे नोट्स ले लिए। सारे नोट्स लेने के बाद बेसिक समझ में आ गया कि भाई एनसीईआरटी से शुरू करना है। हाँ, तो सारी एनसीईआरटी लाया, और आप बिलीव नहीं करेंगी मैडम, मैंने 3 महीने के अंदर हाँ, 6 से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी सब पढ़ सेल्फ स्टडी से किया। मेरे जो भी थोड़े बहुत बेसिक्स कमज़ोर थे ना, वो सारे क्लियर हो गए। जो मैंने पहले नहीं पढ़ा था इनफैक्ट 6 से 12, वो मैंने अब कर लिया, हाँ, बैठ के 3 महीने में, हाँ, और सबके प्रॉपर नोट्स भी बना लिए। ठीक है। और मेरी पढ़ाई ऐसी होती थी कि रात में शुरू करता था, हाँ, शाम के 6 बजे, और कंप्लीट होती थी जाके सुबह 6 बजे। सूरज देखता था, सो जाता था। हाँ, क्यों? उसके पीछे रीज़न था। वहाँ पे फ्लोर पे इतने बच्चे थे ना, सब दिन में अगर मैं पढ़ता था तो रूम में आ जाते थे, "चलो नरेंद्र चाय पीने चलते हैं, चलो देख मार्केट घूम के आते हैं।" हाँ। अरे मैंने कहा मैं ये करने नहीं आया यहाँ पे, मुझे पढ़ना है। फिर मैं मना भी नहीं कर सकता किसी को, आपके दोस्त हैं, आप इमोशनली क्योंकि कनेक्ट होते। सामने वाला व्यक्ति वो नाराज़ भी हो जाता है कई बार। 101% मतलब आप मैं एक इमोशनल काइंड, मतलब मुझे लगता है यार इसको मना करूँगा तो ये बुरा मान जाएगा। मुझे लगता था कि मैं क्या कर सकता हूँ? तो अवॉइड ही कर दो। मैंने कहा कि यार जब रात में ये सो जाएँगे तब मैं पढ़ूँगा। हुँ। तो साढ़े 10, साढ़े 9, 10 बजे तक अपने-अपने रूम में चले जाते थे। तो मेरी पीक वाली जो पढ़ाई होती तब स्टार्ट होती थी कि हुँ। कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो ऑलमोस्ट मैंने पूरे 2008 में ही प्रीलिम्स लिखा था, और प्रीलिम्स क्लियर हो गया पहले अटेम्प्ट में। और मतलब पहला बंदा था जिससे मैं मिला जिसका प्रीलिम्स क्लियर था अपने आप से ही। मतलब उससे पहले मैं किसी ऐसे बंदे से भी नहीं मिला था जिसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ हो। ओह!
दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं। मुखर्जी नगर रहते थे? मुखर्जी नगर में रहता था, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं मिला था जो गाइड कर सके कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है। अरे! बहुत ही उम्दा। अब आपके आज का समय अगर देखें, आप जैसे जो शिक्षक हैं, जो कि अब मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू घर पे बैठ के बच्चा जो है बहुत सारा ज्ञान ले पाता है। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अब। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2008-9 बहुत पुरानी बात नहीं हुई। हाँ। तो फिर उसके बाद जो है अक्टूबर में या सितंबर में मेंस था, फिर मेंस की तैयारी में लग हुँ। गया, मेंस दिया, मेंस भी क्लियर हो गया। उसके तो बाद घरवाले तो बड़े एकदम अचंभे में आए होंगे कि अरे वाह! सब मतलब जब रिज़ल्ट आ रहा था तो अब मुझे पता था ना, मैं बैठ के मैथ पढ़ रहा था, मुझे पता था कि यार ये सिलेबस है। अब इनफैक्ट इसके बीच में बताऊँ आपको, मेरे एक रूममेट होते थे, नाम हाँ। नहीं लूँगा। तो वहाँ पे वो सुबह उठते थे तो उनका एक ही प्रश्न होता था, नरेंद्र परसेंटेज बहुत कम है यार सिलेक्शन का, अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा भाई देखो, ये सिलेबस है, इतना मुझे पढ़ना है, इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा ना मैं करके आऊँगा, इतना मुझे पता है। हाँ। अब बाकी जो है ना, अब आपको सोचना है होगा, नहीं होगा, मेरा तो होगा, आप अपना देख लो। सर ये आपने लिटरली इतनी बढ़िया बात करी है। इतने सारे कैंडिडेट्स हैं ना जो ओवरथिंकर्स हैं। वो सारा वक़्त ये सोचते रहते हैं होगा नहीं होगा, पास परसेंटेज, ये परसेंटेज, इस ऑप्शनल का, उस ऑप्श मैं कहती हूँ इतनी सारी दिमाग चलाने से पहले करके तो देख लो। मैडम, आप जो बात बोल रही हैं ना, हाँ। ये बात मैं बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रखेंगे, तो यहाँ तो लोग आपको पीछे खींचने के लिए, नीचे खींचने के लिए तैयार बैठे हैं ना। वो सही तो बात। चाहते ही कि आप आगे ना बढ़ें। बिल्कुल। वो क्यों कहेंगे कि आपका हो जाएगा? आपको ही भरोसा नहीं है कि आपका हो जाएगा। पहले अपने ऊपर भरोसा करो, और वास्तव में ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लिमिटेड सिलेबस है। लोग बोलते हैं ना अथाह समुद्र, कुछ भी अथाह नहीं है। जो सिलेबस में लिखा होगा, अगर आप उतना प्रिपेयर करते हैं ना, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो मैंने अपनी लाइफ़ में ये सोचा सुना मतलब महसूस भी किया है अपनी पर्सनल लाइफ़ में कि आप कुछ भी करने जाओगे ना नया, तो 70 से 80% लोग आपके आस-पास ज़रूर ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे यार इससे नहीं हो पाएगा। ये नहीं कर पाएगी या कर पाएगा, यार क्यों कर रहा है ना? इससे मैं बेटर आपको इसलिए ऑप्शन बताता अवेलेबल हूँ, जब मैं दिल्ली आया ना, हाँ, तो जो मेरे पड़ोसी थे ना, उनको चिंता हो गई कि पैसा बर्बाद करने के लिए क्यों भेज दिया बेटे को अरे! आपने। ऐसे इम्पोर्टेंट बात है पड़ोसियों को, पड़ोसी को चिंता हो गई। पापा-मम्मी को पापा नहीं। को नहीं, पड़ोसी को चिंता हो गई, पैसा बर्बाद करने लग सुबह-शाम जाके कोई बोलेगा तो पिताजी को लगेगा कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, बच्चे को भेज के। तो सारे पड़ोसी, अब फिलॉसफी वाला इसीलिए लिया मैंने प्रीलिम्स में, तो लोगों को लगेगा यार फेल ही सुसाइड करने जा रहा है ये तो, इसका कुछ नहीं होना है। अल्टीमेटली उस समय मैडम आपको मैं बताऊँ, फिलॉसफी से प्रीलिम्स देना ना एक टैबू माना जाता था, कि सुसाइडल सुसाइडल अटेम्प्ट ही है ये, कि नहीं, मेंस में तो अच्छा रहता था, प्रीलिम्स में उसके अंदर क्या पूछा जाएगा कोई पता अंदाज़ा नहीं नहीं होता रहता था। था। तो उसके बाद जो है ना, जब मेंस क्लियर हो गया और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो फिर मतलब अलग ही माहौल था, और सब लोग, मैं देख रहा था बोर्ड के बारे में पूरी स्टडी कर रहे थे हाँ, कि कौन-सा बोर्ड क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, सब कुछ। मुझे फिर मेरा अपना अलग एटीट्यूड था कि भई ठीक है यार, ये करंट अफेयर्स है, ये अच्छा ये पूछा जाता है, ये पढ़ लेता हूँ, थोड़ा वो अपना ब्रश अप कर लेते हैं, जो अब फिलॉसफी-विलॉसफी है जो पूछा जाएगा, मैं चिल, मेरे को किसी के बारे में बायस्ड होके नहीं जाना। कौन क्या पूछेगा, किस बैकग्राउंड से क्या करेगा। परफेक्ट, तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी सर। मैं एकदम बायस्ड नहीं था, और एकदम बढ़िया-सा, अच्छा-सा ये सुना था कि जितने अच्छे आप दिखेंगे उतना कॉन्फिडेंस होता है। मेरे पिताजी का हमेशा कहना था हाँ, कि आप जितना, आपका कहते नहीं है मतलब जो आप पहनावा है, हाँ। जितना अच्छा चमकदार रहेगा, उतनी आपको वेटेज मिलेगी, उतनी वैल्यू रहेगी आपकी। तो मैं सबसे मेहनत करके अच्छे कपड़े लेके आया, जो मुझे करने थे, और उसके बाद ये ब्लेज़र तो मैं पहन नहीं सकता, पहले कभी नहीं पहना, तो उस दिन भी नहीं पहना मैंने। बहुत लोग पहन के जाते थे, मेरे से नहीं पहना, गर्मियाँ थी, गर्मियों में पहन भी नहीं सकता इंसान, मैं पहन के भी नहीं गया। ऐसा गर्मियों में पहन के जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो लेकिन लोग जाते हैं, मैं देखा हाँ, हूँ लोग जो है ना पसीने में नहीं, तरबतर। हाँ, एकदम कॉपी बुक स्टाइल में होते हैं ना भाई, एक मतलब आप सूट-बूट पहन के जाएँगे तो आप ऑफिसर दिखेंगे। मैंने कहा यार कम्फर्ट ही नहीं आ रहा मुझे, तो मैं नहीं पहन के गया लिटरली, और वैसे गया, और लास्ट में जो है शाम को मेरा इंटरव्यू था। मैं क्यों कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू भी मेरा बहुत अलग हुआ था, रोचक हुआ था। रोचक हुआ था, इसलिए क्योंकि अभी इंटरव्यू आने वाला भी है बच्चों का। मैं चाहता हूँ ब कुछ बच्चे सुने और उससे भी कुछ समझ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। तो बिना बायस हुए मैं गया, और थोड़े बहुत जो मार्क देने की बात आती है, 2-3 जगह मार्क दे के मैं आ गया था, क्योंकि आइडिया तो लगे भाई अपन जो सोच रहे हैं अपन वैसे ही हैं कि कुछ और है, तो फीडबैक भी मिलता रहा। हाँ, तो फिर अपना करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ के मैं चला गया, और मैं लास्ट में इवनिंग सेकंड हाफ में लास्ट बच्चा था 5वें नंबर हाँ, पे। हाँ। तो मेरे से 4 बच्चे और ऊपर थे, और परवीन तलहा मैडम उसमें होती थी, उनका बोर्ड था। तो सब बच्चे जब निकल के आए तो हाबड़-ताबड़ पूछने आते, भाई क्या पूछा, क्या पूछा, हाँ, क्या पूछा?
मतलब परेशान से रहते थे। मैं देखा हूँ ना सबके चेहरे पे तनाव, टेंशन, एंग्ज़ायटी। एंग्जायटी, क्या पूछा, क्या पूछा? तो मेरे को तो ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं था क्या पूछा, लिटरली बता रहा हूँ मैं उस स्टेज पे जाके भी ना पहले अटेम्प्ट में सब कुछ करके वहाँ भी जाके एकदम से थोड़ी बहुत तो था कि यार ठीक है, हाँ। लेकिन इतना भी नहीं था। तो फिर मैंने एक बंदे को बोला, मैंने कहा भाई ठीक है यार, मतलब जो साथ में थे ना, मैंने कहा ठीक है, क्या पूछा नहीं पूछा आपकी बारी आएगी, जो पूछना होगा पूछ लेंगे, आप इतना क्यों चिंता कर रहे हो? तो कुल मिला के और वहाँ पे जो चाय-वाय मतलब देते हैं वो आराम से पी के अपना पेपर-वेपर देख के मैं था लास्ट में आके, बिस्किट भी देते हैं सर वो? मतलब इतना तो वहाँ पे जो भी मिला खा लिया था, कुछ छोड़ा नहीं वहाँ पे। और उसके बाद जो है मैं गया लास्ट में था तो 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। खाली बस, 15 मिनट, सिर्फ़ 15 मिनट। सिर्फ़ 15 मिनट। तो 15 मिनट बे बाद उन्होंने बोला जाओ, अब मैं बाहर आया, मैं बहुत प्रसन्न। सर क्या पूछा था पहले तो ये बताएँ 15 मिनट में? मैं सारी बात बता रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि उसमें तालिबान में कुछ इश्यू चल रहा था अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने पूछा कि भई कुछ लिबरल तालिबान होते हैं और कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं, हाँ। आपका क्या ओपिनियन है? कुछ उन्होंने कोट किया शायद उसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका कुछ ऐसा डिवीज़न था कि कुछ लिबरल है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो मैंने बोला सर मेरे पास कोई फैक्चुअल डिटेल तो है नहीं कि लिबरल हैं कि एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। हाँ। बस वो क्वेश्चन वहीं खत्म। मेरे पास तो कोई आंकड़ा नहीं है ना भाई लिबरल है कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ, मैं सही बात तो है। मैं तो क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। मैंने कहा मेरे पास सर कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं जिसके बेसिस पे मैं कहूँ कि एक्सट्रीमिस्ट हैं कि ये लिबरल हैं। हाँ, वो हाँ, क्वेश्चन वहीं खत्म। ठीक है। फिर उसके बाद जो है गांधी की फिलॉसफी के ऊपर आए, उनके सोल के बारे में पूछा गया, आत्मा का सिद्धांत, सारी चीज़ वेल टैकल्ड। फिर लास्ट में जो अपनी चेयरमैन मैडम थी, उन्होंने मेरे से पूछा अपना जो जम्मू कश्मीर वाला इशू था, कैसे सुलटा, उसके बारे में उनको बता दिया, समझा दिया। बोले जाओ, तो मैं बाहर आया तो आई वाज़ फीलिंग गुड। जैसे आप आंसर राइटिंग करके आते हो ना, अच्छा लगता है फिर। अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने तो अच्छा ऐसे लिखा है यार, हाँ, मैंने तो अच्छा आंसर लिखा है। हाँ, हाँ। मैं इंटरव्यू देके निकला था, अच्छा जब बाहर आया तो लोग 15 मिनट ही चला बस। मैंने कहा यार 15 मिनट चला तो क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जो पूछा मैंने बताया, समझाया और ऐसा कुछ था नहीं। और मेरी हॉबी थी टू रीड मोटिवेशनल बुक्स, हाँ, मेरी हॉबी में थी। हाँ। तो उन्होंने बहुत सारे किताब जेके रॉलिंग्स की किताब के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी, मैंने बताई। फिर बोले आपने मूवी देखी है, नहीं देखी है? मैंने कहा टाइम ही नहीं मिला सर, कहाँ देखता, पढ़ा हूँ, समझाना हूँ, तो बता दिया था ईमानदारी से। तो अल्टीमेटली मैडम मेरे को जो स्कोर मिले ना 210 नंबर। अरे वाह! और शानदार। और उसके बाद जो है ना फिर देखा जब लिस्ट आई तो लिस्ट में भी नाम, मैंने कहा बस ठीक है अब मतलब। और उसका लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, 1 डेढ़ साल हुए थे मुश्किल से, साथ में मैंने फॉर्म भरा था, 8 का पूरा प्रोसेस था, 9 में रिजल्ट आ गया। तो बोले यार ये तो मतलब ये भी इलाहाबाद की गलियों में क्रिकेट खेलता था, ये सिविल सर्विसेज अच्छे कर लिया जाके 1 डेढ़ साल के अंदर ही। मतलब कहने का नटशेल में और फिर उसमें से भी मार्क्स जो पुराने हैं। कट शॉर्ट द स्टोरी, तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैसेज यही है कि अगर आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, किसी बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, लेकिन जो यूपीएससी की डिमांड है, अगर आपको अपनी क्षमता पता है कि आप कर सकते हैं, यस। अपने ऊपर भरोसा है, तो आप यूपीएससी एक सेपरेट एग्ज़ाम है, उसका आपके पास्ट से कोई लेना-देना नहीं है। आप कितना महान बहुत कार्य किए हैं। ज़रूरी है सर, बहुत सारे बच्चे जब आते हैं ना, तो मैं देखती हूँ उनके पेरेंट्स ही अंडर कॉन्फिडेंट कर देते हैं उन्हें, या पेरेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और बच्चे खुद, जैसे कितने सारे बच्चे आते हैं वो आके कहते हैं कि मैम हमारे ना 12th में 80% मार्क्स हैं, यूपीएससी कर पाएँगे हम? डर-डर के। डर-डर के। मैंने कहा 80% है यार! तुम लोग क्या सोच रहे हो? मैंने तो तेरे मेरे को ऐसे बच्चे आए ना कभी तो मेरे से जो है ना, एकदम मेंटर से करवा देना। सर आपको आपसे बात करा दूँगी मैं कि भैया तुम कहाँ सोच रहे हो दुनिया में? मार्क्स का तो ऐसा हो गया है कि एज़ इफ मार्क्स एक क्राइटेरिया बन गया है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, जबकि उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। कोई व्यक्ति स्कूल से पढ़ना शुरू करता है, कोई कॉलेज से, और कई बार 100% कोई सिर्फ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ता है और पास कर जाता है। तो ये तो कब है जब आप में शिद्दत आ जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शब्द आपने बोला शिद्दत। अगर आपके अंदर लगन है, हुँ। मेहनत है, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम आपके जो कहते हैं ना भूत से, जो पास्ट है उससे कोई लेना-देना नहीं है। हाँ। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कितनी ब्यूटीफुली कर रहे हैं वही मैटर करता है। यस। क्यों और कितने ऑब्जेक्टिवली कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने सर वो अपने फ्रेंड एक ही का प्रोसेस एग्ज़ाम्पल अपनी दिया, कुछ सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, क्या फ़ायदा? मैं तो इतना जानता हूँ मैडम देखिए मेरा अनुशासन में ना बहुत भरोसा है। लाइफ़ में जो है ना, जो मैंने अपने अपने साथ सीखा है कि भई करना है तो करना है। हाँ। अनुशासन में रहना है मतलब मेरे एक मित्र थे थे क्या हैं भी शैलेंद्र इंदौलिया जी आईपीएस हैं अभी राजस्थान कैडर के। हम लोग जब उनके साथ बैठते थे तो एक ही चीज़ बताते थे, बोलते थे, कहानी सुनाते थे, मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि एक किसान था, उसके पास जो है एक भैंस थी और वही जो दूध देती थी,
उसी को बेचकर इनका जीविकोपार्जन होता था किसान के परिवार का। हाँ। तो एक दिन जो है वो किसान उस भैंस को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। तो उसकी पत्नी बोलती है, "जी इसको क्यों मार रहे हो? ये दूध नहीं देगी।" तो बहुत सुंदर जवाब देता है वो किसान। बोलता है, "दूध दे चाहे ना दे, अनुशासन में रहना पड़ेगा।" तो मैं अपने ऊपर जब देखता हूँ ना, भाई कुछ भी हो जाए, अनुशासन है ना, तो अनुशासन में रहना पड़ेगा तभी सफलता मिलेगी। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका हो सकता है कि आज मन ना हो पढ़ने का, हो सकता है कि आप आज क्रिकेट मैच आ रहा हो, हुँ। मैं क्रिकेट मैच छोड़ के पढ़ा हूँ। अपना फ़ेवरेट जब मेरे अंदर ये आगे करना है तो करना है बस, अब इसके अलावा लाइफ़ में कुछ नहीं है, तो मैंने सब चीज़ रखी साइड में। बिल्कुल। बाकी लाइफ़ के जो पार्ट थे सब साइड में चल रहे थे और मुझे ये करना है, ये टास्क लिया था मैंने, कि मेरे को ये अचीव करके देना है ये टास्क। मिशन मोड। मिशन मोड था कि भाई ये काम करके निकल जाना है, मेरे को यहाँ पे 5 साल पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। 1 साल आना है, अपना काम करना है, निकल जाना है। जब मेरे अंदर पोटेंशियल है तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? सही बात। तो मैं बच्चों को वही बताना चाहता हूँ कि भई लाइफ़ में जो है ना, अनुशासन की महत्ता है और अनुशासन बच्चे क्या अनुशासन को बंधन मानते हैं। उन्हें लगता है एज़ इफ व दुनिया में ना उन्हें ज पिंजड़े में डाल दिया, उन्हें जेल में जा डाल दिया। जबकि ऐसा और क्या कर लोगे? अब भी तुम्हें 2 पार्टी एक्स्ट्रा कर ली, 2 पिक्चर एक्स्ट्रा देख लिया, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं और सिंपल भाषा में बोलूँ तो बच्चों के ना और छोटे-छोटे स्वार्थ होते हैं। ये तो आपने पार्टी और पिक्चर तो बहुत बड़े स्वार्थ बता दिए। अब किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी की गर्लफ्रेंड है, अरे भैया सब ठीक है, अभी आपको प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी। आप आपकी प्रायोरिटी आपको तय करनी पड़ेगी। अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं ना, तो आपकी प्रायोरिटी जो है ना, यूपीएससी होनी चाहिए, कि एग्ज़ैक्ट। मेरे को अपनी किताबों को टाइम देना है। किताबें ही आपकी प्रेमिका होनी चाहिए, सारा प्यार उन्हीं से होना चाहिए, उस दरमियान एट लीस्ट। आपका फ़ोकस, है ना? आप ये नहीं कर सकते कि वो मैं कहती हूँ ना कि हाफ हार्टेडनेस नहीं, नेवर वर्क्स। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे पढ़ाई हो, हाफ हार्टेडनेस डज़न्ट वर्क। आपको दुनिया में जहाँ आपने अपना आधा दिल लगाया है ना, मत ही लगाओ। हाँ, सही बात है। मत लगाओ, आधा मत लगाओ, क्योंकि आधा अगर आपने लगा लिया तो उसका वैसे भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना, वहाँ से रिग्रेट्स ही आने हैं। तो इससे अच्छा लगाओ तो पूरा लगाओ। और सोच में ना मैडम बच्चे क्या होते हैं ना कई बार नेगेटिव हो जाते हैं। मैं इनको बोलूँगा कि अगर आपको नेगेटिव होना है, अगर नो ही बोलना है तो अपनी बुरी आदतों को बोलो, नो। नो। अपने अपनी अच्छी आदतों को यस बोलते जाओ। नेगेटिव मतलब क्या होता है अपने ऊपर शंका करना। कहते हैं ना एक फिलॉसफी होता है संशयत विनश्यति आत्मा, संशय से आत्मा का विनाश होता है। सही। अगर आपको संशय हो गया तो आप ही को डाउट है कि आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो अगले तो बैठे ही हैं फेल करने के लिए। दूसरा बंदा तो बैठा ही है कॉन्फिडेंस डॉक्टर नहीं पे। कॉन्फिडेंस तो आपका वैसे ही गिर जाना है। हुँ। और आपको बताऊँ बोर्ड-वोर्ड में लोग इतने एक्सपीरियंस होते हैं ना 2 मिनट के अंदर बता देते हैं कि ये बंदा क्या है। वो एक्स-रे कर लेते हैं 60 साल 65 साल की एज होती है जो बोर्ड में बैठते हैं लोग। एक्स-रे कर लेते हैं कि भई आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है। सर आप कितने लोगों से मिल चुके होंगे? इतने लोगों से आप मिल चुके होंगे, अब आपको खुद ही आप देखते हैं व्यक्तियों को, मतलब मैं तो खुद अब। मैं तो हर साल प्रेडिक्शन देता हूँ मैडम, मैं मेंटरशिप करता हूँ बच्चों का ना, मैं बोलता हूँ आपका हो जाना है हाँ। और आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में बताऊँ ना मेरे 90% प्रेडिक्शन सही निकल जाते हैं क्योंकि मैं अब देख चुका हूँ कि आपने किस लेवल पे आप हो। देखते ही समझ में आ जाते हैं कि हाँ। बच्चा कितना ऑनेस्टली बात कर रहा है हाँ। और कितना बनावटी बात कर रहा है। तो जो बनावटी बात करता है आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि ये इतना बनावटी अब कर रहा है, आगे जाके तो क्या करेगा? और बच्चों के साथ एक चीज़ और भी होती है मैडम कि जो मेरे रूममेट के साथ थी, वो अपनी जो कन्वर्सेशन होती है ना अजम्पशन की लाइफ़, वो आधा टाइम जो है ना दिखाएँगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में बैठ के पढ़ भी नहीं रहे होते हैं। वो टेंशन में जी रहे होते हैं, अजम्पशन में जी रहे होते हैं यार कि अच्छा नहीं हुआ पापा क्या बोलेंगे? अगर मेरा इस बार नहीं हुआ मम्मी क्या बोलेंगे? और बुआ जी क्या बुआ जी बोलेंगी? मतलब इतना छोड़ दो सबको, सब सारा बर्डन जो है दिमाग से निकाल के ना बोझा निकाल के साइड में रख दो। कोई कुछ नहीं बदलने जा रहा है, ना कोई कुछ आपको दे रहा है, सब कुछ हवा है आपके लिए, उसमें हवा ही होनी चाहिए। हाँ। आप हो, आपका यूपीएससी, आपकी किताबें, तो इस लेवल का डिटर्मिनेशन चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ अगर बर्डन लेके पढ़ोगे ना, तो दिमाग में चीज़ जाएँगी नहीं, किताब खुली रहेगी, इनटेक नहीं होगा। एंडिंग नहीं होगा। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि भरे बर्तन में कोई कुछ नहीं भर सही सकता, बोल है ना? सही बात। कि भई एक बर्तन में अगर चाय पड़ी है, मैं उसमें पानी डालना चाहूँ, कोल्ड ड्रिंक डालना चाहूँ, डालते रहो, जाएगी ही नहीं। क्यों? पहले से इतना सब कुछ भरा हुआ है। तो पहले जो आपके मन में जितनी सारी और दिमाग में जितनी चीज़ें फालतू की भरी हुई हैं, इन्हें डाल हटाओ, फिर तब कुछ नया जाएगा। है ना? एक तरफ दिमाग चल रहा है कि हाय घरवाले, हाँ, कितनी तकलीफ़ों से भेजा है ना? दूसरी तरफ चल रहा है, हाय आगे क्या होगा?
पीछे चल रहा है, पीछे क्या हुआ था, मैंने तो नहीं तो और किया था। ये भी चल रहा होता है ना, उसमें एज ऐसी होती है ना, टेंडर एज होती है, 20-21 साल की एज क्या होती है, सही है। और उसमें चल रहा था, अच्छा मेरी एक्स ये कर रही होगी इस समय, मेरा एक्स ये कर रहा होगा, ये भी चल रहा होता है, ये भी बड़ी चीज़ होती है, आपको बताऊँ। और नए रिलेशनशिप नए के ऊपर रिलेशनशिप चल रहे हो तो अच्छा ठीक है, कल मैं वहाँ बैठूँ। अरे यार, उसपे फ़ोकस मत करो, अभी आपको प्रायोरिटी एरिया नहीं है। मतलब लिटरली ये सब चीज़ें आपके पास बहुत टाइम रहेगा करने के लिए, लेकिन ये जो है ना, लोग बताते हैं कि इतने लोग आते हैं, इतने लोग आए और उसका इतने सालों नहीं हुआ, उसका इतने वो, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण ना ये सब दिमाग के अंदर जो सोच जो भरी पड़ी है ना? रिलेशनशिप्स की, फैमिली की, खुद की, ओवरथिंकिंग। तो पढ़ाई की जगह पे एक्चुअली जब बच्चा आ रहा है, तो 100 में से 70% टाइम, 60% टाइम तो वो यही सब कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है। 30-40 एकदम प्रतिशत सच्चाई है ये। और एक चीज़ आपको बताऊँ, जो कहते हैं ना बहुत बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन एक्चुअल में है ही नहीं है। क्यों कॉम्पिटिशन नहीं है मैडम? क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है ना, जिनको क्लैरिटी है थॉट्स की, क्या करना है, वो कुछ थाउज़ेंड्स हैं, लाखों में भी नहीं है, लाखों वो में भी नहीं है। थाउज़ेंड्स हैं। और 1000 के ऊपर तो आजकल सीटी आ रही है, तो आप भी उसी में से एक हो सकते हो। हाँ, बस अपना प्रायोरिटी चेंज करो। कोई कहता है ना, बिल्कुल। मन स्थिति चेंज करोगे, तो सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। मैं हमेशा ये बताती हूँ कि इन दिस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, द वन हू विल फोकस विल विन। 101%। और अक्सर आजकल तो ज़्यादातर बच्चे तो रील और शॉर्ट्स में हैं। देखो मैडम, रील एंड शॉर्ट्स में भी मैं यही बोलूँगा, जो आज का समय है, आप देखो, आप करो, क्योंकि समय के साथ चलना चाहते हो चलो। लेकिन वही है ना, फिर से मैं रिपीट करूँगा, अनुशासन में रहो भाई। अगर मेरे को 10 मिनट अलट-पलट करना है, कर लिया, रख दिया हाँ। साइड में, एरोप्लेन मोड लगा दिया, साइड में रख दिया। और मैं पता है आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों को सिटिंग की प्रॉब्लम होती है, वो लंबे समय तक बैठ नहीं पाते। मेरे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं पता क्या किया, मैं ऐसी चेयर लेके आया था, जिसके बंद होने के बाद ये पट्टा ऊपर से आ जाता था। अब मैं उसके अंदर ढाई घंटे बैठना है तो बैठना है। अब मैं उठना भी नहीं उसमें से अब। हाँ, अनुशासन और नियम। नियम तो उससे क्या हो गया कि मैं बंद गया कि भाई 2.5 घंटे अब इसी में इसी पोजीशन में रहना है। मैं सो भी नहीं सकता, क्योंकि बिस्तर पे बैठ के ना, कई बार किताबें इतनी बोझिल होती है ना, सो बड़ी जा अच्छी नींद आती है किताबों को पढ़ते ही। मतलब लोग बोलते हैं कि नींद नहीं आती, लिटरली कई ऐसी किताबें होती है ना, आप 2 पेज पढ़ोगे ना, तो बड़ी अच्छी नींद आती है। तो फिर मुझे लगा यार, ये तो वास्तव में मतलब हर सब्जेक्ट आपकी चॉइस का नहीं होता। यूपीएससी में कई सब्जेक्ट आपको पसंद होते हैं, कई सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि भाई पूछा जाएगा, तो करना है। हर सब्जेक्ट तो आपके फेवरेट नहीं हो सकते हैं, एग्ज़ैक्टली। हर सब्जेक्ट फेवरेट नहीं हो सकते। हाँ। तो मेरे भी कुछ सब्जेक्ट थे जिसमें मुझे नींद आती थी, तब भी मैं बैठ के पढ़ा उनको, क्योंकि करना था। तो बहुत ऑब्जेक्टिव रहना, जैसे आप बोलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव तैयारी करनी पड़ेगी, आपका वहाँ पे कोई प्रेम नहीं चलेगा। नहीं, नहीं, और एग्ज़ामिनर्स को देखिए ना, एग्ज़ामिनर आपको जानते हैं, ना आप एग्ज़ामिनर्स को सही बात, जानते हैं, है ना? फैक्ट है। सिर्फ़ आपकी कॉपी जा रही है। तो जब आपकी सिर्फ़ कॉपी जा रही है, तो सारा काम अपनी कॉपी पे करो ना। आपकी कॉपी जा रही है, उसमें क्या शब्द लिखने हैं, किस तरह से लिखना है, क्या डाटा डालना है, क्या हैंडराइटिंग होनी चाहिए, क्या प्रेज़ेंट, सब काम उस पे करो। 100%। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हो, जो आपकी कॉपी से रिलेटेड नहीं है, वो वो तभी अच्छा होगा ना, जब थॉट्स में क्लैरिटी होगी। यस। आपका देखिए मैडम, हम जब बोल पाते हैं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं ना। हाँ, आप जो सोचोगे वही तो लिखोगे। अगर आप कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करते हो, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो थॉट्स भी ऑर्डर में नहीं आएँगे, थॉट्स वो में भी डिसऑर्डर रहेंगे। तो कॉपी पे भी उतनी सुंदर चीज़ें नहीं आ पाएँगी। इंटरव्यू में भी वही बात नहीं बोल। इंटरव्यू में भी आप क्लैरिटी नहीं ला पाओगे। तो हाँ, अगर आप मन में पीस है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, तो कोई कुछ पूछेगा ना, आप हर्ट से बोलोगे। और एक चीज़ और बताऊँ ना, इंटरव्यू में लोग ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ ट्रेनिंग होनी ठीक है। हाँ। आप जो चीज़ बोलो ना, ईमानदारी से बोलो, हर्ट से बोलो। ये सर पहला रूल ही मैं यही बताती हूँ बच्चे को कि बी ऑनेस्ट। हाँ, हम मतलब मैं सबसे पहले ना उन्हें कहती हूँ एक बार टेस्ट करके देखो कि जस्ट तुम किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हो, है ना? जब वो सच बोल रहा है तो हमें महसूस हो जाता है। एनर्जी अलग रहती है। अलग रहती है उसका हाव-भाव, आँखें, चेहरा, बात हाँ, और सारा एम्फैसिस सब चेंज होता कॉन्फिडेंस अलग रहता है। है ना? और जो व्यक्ति बनावटी बात कर रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, हम पकड़ नहीं लेते सर, कितना आसानी से समझ में आ जाता है कि नहीं झूठ बोल रहा है। फैक्ट है। और इंटरव्यू में बैठे व्यक्ति इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो जब उनको दिख जाएगा कि कोई कैंडिडेट आज यहाँ पर 5 बड़े सीनियर लोगों के सामने झूठ बोल पा रहा है, तो आगे जाके एज़ एन ऑफिसर क्या करेगा? 101% मैडम। मतलब मेरी एज कितनी थी? मेरे ख्याल 22 साल कुछ महीने थी जब मैं सिलेक्ट हुआ था। तो क्या ही कर, मतलब मैं आज सोचता हूँ कई बार, तो मैं देखता हूँ कि भई फ़ोकस था, जो पूछा सब ऑनेस्टली बता दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं कुछ मतलब स्पेशल कुछ बता पाया, कर पाया। कुछ ऐसा नहीं है। वो सिंपल ऑनेस्टी। से ऑनेस्टी है, आप ऑनेस्ट रहिए, अपने प्रति रहिए, हाँ, और आपके साथ जहाँ जा रहे हैं उनके प्रति रहिए, खत्म बात। और कुछ करना ही नहीं, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल है क्योंकि वो लोग इतनी नॉलेज नहीं ढूँढ रहे, वो एक्चुअली में ऑनेस्टी ढूँढ रहे हैं, इंटेग्रिटी। इंटरव्यू तो वास्तव में ना मैडम, आपकी पर्सनैलिटी का ही टेस्ट है। आप कितने से अच्छे से बोल पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं अपनी बात को, रख पा रहे हैं, वही सब देखते हैं।
एब्सोल्युटली ट्रू। तो सर एज़ एन एस्पिरेंट भी आप थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देते थे? बिल्कुल नहीं। नहीं? वो था मेरा स्पोर्ट्स था। मैं आपको लिटरली बताऊँ कि मैं क्रिकेट खेल लेता था। हाँ। दिल्ली में आया तो वो सब भी बंद हो गया, हुँ। क्योंकि यहाँ पे अब कुक आता था। हालाँकि ब्लेस्ड था, मेरे पास किचन था, तो कुक आके खाना-वाना बना देता था। बाहर के खाने से मैं खा के बीमार हो गया था, तो मम्मी-पापा को चिंता हुई तो मैंने कुक लगा लिया था। लेकिन उनके जो न्यूट्रिशन की जो चीज़ें होती थी, अब मैं सोचता हूँ क्या खा के सर्वाइव किया मैं, कैसे पढ़ता था। लेकिन अब चीज़ें बहुत मतलब लगती हैं, तो फिर एकदम से मैं काफ़ी वेट मेरा गिर गया था, और जो रात की दिनचर्या होती है, बहुत अच्छी दिनचर्या नहीं होती है नहीं होती है। क्योंकि हाँ। आपकी बॉडी क्लॉक पूरी बदल जाती है। पूरी तो सर्कैडियन रिदम एकदम हाँ, 101% आपका कार्टिसोल, कैटेकोलामाइन ये सब बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब ये थोड़े समय के लिए है, ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कोई नई रिसर्च लाते हैं, कोई नई चीज़ करते हैं, चाहे रात-दिन लगे रहते हैं ना, हाँ। तभी कुछ नई डिस्कवरी करते हैं ना। अगर वो भी सोचने लग जाएँगे मेरी बॉडी क्लॉक ठीक रखनी है, मेरे को समय पे उठना, भाई ठीक है, कुछ अलग करने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। हाँ। मैं नहीं कह रहा अपने हेल्थ खो, लेकिन बैलेंस करते हुए धीरे-धीरे थोड़ा बहुत हुआ 19-20, मतलब लेकिन ठीक। वो प्रायोरिटी नहीं थी मेरी उस समय। हुँ। तो फिर जब आगे आए तो फिर ऐसा भी हुआ कि जब पहली पोस्टिंग हुई मेरी तो साउथ में गया मैं, वाइज़ैग में था। वाइज़ैग बहुत ब्यूटीफुल सिटी है बहुत सुंदर आंध्रा जगह। का, और अच्छी खासी बिरयानी मिलती है। मैं खाने-पीने का पूरा शौकीन, और 108 किलो मेरा वज़न हो गया 1 साल के अंदर। क्या बात कर अब रहे हैं साहब सर? बन गए थे तो खाना-पीना भी था, तो आई वाज़ 108 केजी, सच में? सच में। फिर मेरे को क्या हुआ, मेरे को हो गई एट द एज ऑफ 27 लिगामेंट में थोड़ी-सी टियर। हाँ। और भी ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था, अचानक से लाइट गई, ट्विस्ट हुआ, कुछ-कुछ हो गया। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये रिकवर तभी होगा जब आप वेट लॉस करोगे, हाँ। नहीं तो आपको लाइफ टाइम जो है इसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो फिर उस इंजरी ने मुझे जो है ना फ़िटनेस में डाला, और एक समय ऐसा था कि मैं 15 मिनट चलता था तो मेरे पैर में सेंसेशन होती थी और मैं बैठ जाता था। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, सच में? एटलीस्ट 6 मंथ में बहुत स्ट्रगल किया अपनी फ़िटनेस पे। फिर मेरे को रियलाइज़ेशन हुआ कि सब कुछ सही है, लेकिन फ़िटनेस जो है ना लाइफ़ में, हेल्थ जो है ना सबसे प्राइमरी चीज़ है, जिसे मैं इग्नोर कर रहा था। तो उसके बाद जो है मैं, एक समय ऐसा भी आया कि अपनी सैलरी का 40% मैं जो है अपने पर्सनल ट्रेनर को और अपनी पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट को देता था। क्योंकि मेरी लाइफ़ में मेरे को पता था कि अगर ये चीज़ें सही हो गई मेरी, तो बाकी चीज़ें सही हो जाएँगी। मतलब मैं पहली बार ऐसा किया कि ट्रेनर को लेके आया, न्यूट्रिशनिस्ट को लेके आया, जिनकी समझा पूरा। उसके बाद इतना इंटरेस्ट मेरा आया, मैंने खुद पर्सनल सर्टिफिकेशन कर लिया न्यूट्रिशन में भी और फ़िटनेस में भी। अरे वाओ! वाओ सर! और जो जर्नी वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई 2014 के आसपास, मैं हार्डकोर इसमें एकदम आ गया। तो फिर अभी कंटिन्यूअस वो चल रहा है, और सोशल मीडिया पे भी थोड़ा एक्टिव हूँ मैं, इसको लेके फ़िटनेस वगैरह को, तो सर सरकार ने भी, आप तो सरकार के फिटनेस एम्बेसडर हैं सर। मतलब आई एम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट। हाँ, सर मतलब मतलब यू वर वन ऑफ द यंगेस्ट आईआरएस ऑफिसर्स एंड नाउ जो फर्स्ट फिट सिविल इंडिया सर्वेंट। मूवमेंट से जोड़ा गया, हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट सरकार का, मतलब आप समझ रहे हैं कितनी महत्वाकांक्षी ये है कि भाई फिटनेस को कल्चर में लाया जाए, फिटनेस को लोगों के लाइफ स्टाइल में लाया जाए, वो एक घर-घर की बात घर हो घर गई जी। घर फिटनेस को घर घर पहुंचाया जाए, और जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाए। तो जब मैं इतना सब कुछ किया, जब मुझे ये मिला, जब ये सम्मान, तो मुझे लगा नहीं, वास्तव में अगर इंसान जो है ना, अगर अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे, तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, और हुँ, उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। कार्य क्षमता इन द सेंस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर आप 6 घंटे करके थक रहे हो, तो आप 8 घंटे काम कर सकते हो, 10 घंटे कर सकते हो, ब अगर आप फिट हो। और अगर शरीर फिट होता है तो कहते हैं ना कि ओनली इन द हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड रिसाइड्स। 100%। आपका दिमाग स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। बहुत पुरानी कहावत है। बिल्कुल, बिल्कुल, तभी आपका दिमाग भी शांत रहता है, नहीं तो अगर आपका शरीर खराब है ना तो दिमाग भी केओटिक सा रहता है। 100% मैं ना, बीमार अगर शरीर में थोड़ी बहुत, देखिए हेल्थ और फिटनेस 2 अलग-अलग टर्म है। लोग बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। हाँ, हेल्थ क्या होता है? डिजीज़ फ्री होना। आप हेल्दी हैं, हाँ, अगर फिर कोई अगर बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं। हाँ, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, हाँ, मोटापा नहीं, चल रहा है। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो अलग लेवल की फ़िटनेस चाहिए, क्रिकेट खेलते हैं अलग लेवल की फ़िटनेस चाहिए। मतलब स्पेसिफ़िक टास्क को करने के लिए जिस लेवल की हेल्थ चाहिए, उसे हम फ़िटनेस बोलते हैं। हाँ, ओके, वो ओके। आपका जो टास्क बेसिस फिट, हर हर स्पोर्ट्स की फ़िटनेस की डिमांड अलग है। कैलिस्थेनिक करनी है तो अलग फ़िटनेस चाहिए। अगर अच्छा मतलब स अलग-अलग टाइप की मसल्स चाहिए, अलग-अलग टाइप करेक्ट, तो की। फ़िटनेस जो है ना, वो होगी स्पोर्ट्स के हिसाब से। हाँ, तो उस हिसाब से जो आपको हेल्थ चाहिए, वो आपकी होगी फ़िटनेस। हाँ, और अगर आप डिज़ीज़ फ्री हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कोई बस बीमारी नहीं, वही। तो आप हेल्दी हैं, आप और हेल्दी हैं। और जब गेम खेल रहे हैं तो कहते हैं ना कि ये इस लेवल की फ़िटनेस एथलीट। चाहिए। हाँ, एथलीट हाँ, एथलेटिक फॉर्म में है। करेक्ट।
तो एक फ़ॉर्म भी हो गई कि भई वो बहुत अच्छी फ़ॉर्म में है, वो है, तो वो फ़िटनेस से रिलेटेड एक करेक्ट। टर्म आ गई। ओके। तो फिर वहाँ से जर्नी जो मेरी फ़िटनेस की स्टार्ट हुई, फिर मैंने जीत कुनेडो किया, जो मार्शल आर्ट्स का एक विधा है, उसमें ब्लैक बेल्ट किया। क्योंकि मेरे से मन में बहुत दिन था मुआई थाई सीखने का, तो वहाँ मिला नहीं, तो मैंने जीत कुनेडो कर लिया। सर उसमें उसके बारे में बताइए, उसके बारे में बहुत न जानकारी नहीं है हम नहीं, सबको। सबको सीखना चाहिए। मेरे ख़्याल से आज के समय में जो मार्शल आर्ट्स है, जो सेल्फ डिफेंस है, बहुत सारे आए दिन आप न्यूज़ में देखती रहती हैं कि बच्चों के साथ जो है घटना हुई। अगर थोड़ा बेसिक भी सेल्फ डिफेंस आता रहे ना, तो इसे अवॉइड भी किया जा सकता है। और ये इतनी अच्छी विधा है, इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई ज़रूरी नहीं कोई वेपन हो, आप अपने हाथ से, अपने पैर से ही अगर आपको टेक्निक्स पता हैं, पॉइंट्स पता हैं, तो अगले इंसान को जो है ना, आप आप ठीक बता अपने सकते आप हो। को सेव कर सकती हैं, मतलब अपने आप को बचा सकती हैं, सेफगार्ड कर सकती हैं। जैसे नहीं, ये इसका नाम ही है मार्शल आर्ट्स, मतलब अपने मसल्स का और अपने सब की कला का इस्तेमाल करके। तो बहुत अच्छी विधा और सीखना चाहिए इसको, सबको सीखना चाहिए, मैंडेटरी होना सर एक बार चाहिए। दोबारा नाम बता दीजिए। ये तो जीत कुनेडो है, ये कोरियन फॉर्म है। ओके, और टेक्वांडो। हाँ, ब्रूस ली इसके बहुत बड़े मतलब वो थे, मतलब कह लीजिए आप प्रैक्टिस करने वाले फ़ेवरेट पुजारक। हाँ, नाम भी है। ब्रूस ली जो करते थे। बाकी ताइक्वांडो हो गया, बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें हैं। इस तो इसमें आपने ये वाला ही क्यों चुना जिसको नहीं ये अवेलेबल था मैडम वहाँ पे। अरे! हाँ, अवेलेबिलिटी भी कई बार मैटर करती है ना, चॉइसेस नहीं होती हैं। सही बात है। अब चॉइसेस जब हुई, तो फिर मैं यहाँ पे आया, तो फिर यहाँ पे थोड़े से कैलिस्थेनिक भी सीखा। ओके। तो कैलिस्थेनिक में जैसे आप हैंड स्टैंड करना, हैंड वॉक करना, अरे और वाह! उसके बाद जो है अपनी मतलब कुछ न कुछ नया करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। और मेरी लाइफ़ का 2 घंटा जो है फ़िटनेस को डेली का। सर कैसे निकालते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स इस समस्या से जूझते हैं और बहुत सारे जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोग अपनी मतलब क्योंकि पढ़ाई भी कर रहे हैं, बड़ा है ना बिज़ी सा शेड्यूल हो जाता है कि कई बार ऐसा काम का ऐसा फ्लो बनता है कि समय नहीं लग पाता कि फ़िटनेस पे ध्यान दे पाएँ। मैडम आप बहुत सही बात कर रही हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा रहा है, जब मैं इन्वेस्टिगेशन विंग में था, तो कई बार वर्किंग आवर 12-12 घंटे, 18-18 घंटे होते थे। लेकिन सारा का सारा वही है, आपका फ़ोकस और आपका डिसिप्लिन। आप बिलीव करेंगे, मैं घर में कई बार 2 बजे घुसता था रात में। हाँ। फिर भी सुबह साढ़े 4 बजे उठ जाता था, ढाई घंटे सोता था, अपने जो डेली का शेड्यूल होता था उसको फ़ॉलो करता था, कि भाई ठीक है 2 दिन 3 दिन स्लीप डिप्राइव है, कोई बात नहीं, वीकेंड पे पूरी हो जाएगी, कभी हो जाएगा। तो इतना कुछ जो है ना, सब आपके मन की ट्रेनिंग के ऊपर है। मैं हार्डकोर डिसिप्लिन फ़ॉलो करने वाला इंसान हूँ, मैं कहीं भी रहूँ, मैं अपना वर्कआउट करता हूँ। अगर मैं रात में, लोगों का बहाना क्या होता है, मैं लेट सोया, हाँ। मैं सुबह नहीं उठ सकता। अच्छा, लोगों का बहाना क्या होता है, यार ऑफ़िस में बहुत स्ट्रेस है, हुँ, मेरे से नहीं झेला जाता, मैं वर्कआउट तो सोच भी नहीं सकता, वॉक कर लेते हैं। हुँ। वॉकिंग करना और ट्रेनिंग करना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भी वॉकिंग करना ठीक है केवल। मतलब इट इज़ लाइक कि काम चलाओ। काम चलाऊ ही है वो, उससे बीमारी लगती रहेंगी आपको, बच नहीं पाओगे, अगर आपकी फूड हैबिट अच्छी नहीं है तो। लेकिन जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, या जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन होता है 40 से मिनट से 1 घंटे का, वो तो आपको लेना ही लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है मैडम, कि जो आप ना आपके अंदर सोच कितनी है, अपनी बॉडी से आपको प्रेम कितना है, अपनी बॉडी अपने शरीर से, उससे डिसाइड होती है। देखिए 24 घंटे होते हैं सबके पास। सबके पास हाँ। और ऐसा नहीं मेरे पास कोई 48 घंटे हैं, लेकिन अगर 24 घंटे हैं, अगर सरकार का मैं नुमाइंदा हूँ, तो सरकार भी बोलती है भैया 8 घंटे ही आपको काम करना है, हुँ, 8 घंटे ही करना है, सही ठीक है? बात है। अगर आप टास्क पे हैं, जहाँ ज़्यादा काम करना है, तो आप करिए, करना भी चाहिए। हुँ, और उसके बाद भी आपके पास 10 घंटे तो बचते ही हैं ना, तो आप कितना भी कर लीजिए। हाँ। कितना भी कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि 16 घंटे भी काम कर लिए, हाँ। तब भी 8 घंटे तो आपके पास बचे हैं ना, 6 घंटे सो के आप 1 घंटा 40 मिनट, मैं कहता हूँ ये कि 24 घंटे में 24 मिनट निकाल लो। ये मतलब पर आवर 1 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना। सही वो बात है। करने के ऊपर है। प्रायोरिटी की बात है। अगर आप 24 हाँ, मिनट नहीं निकाल सकते हो ना, आप इतने व्यस्त हो कि अपने लिए टाइम ही नहीं है ना, तो फिर आप जी क्यों रहे हो? मैं तो यहीं पे प्रश्न चिन्ह लगा देता हूँ भाई, क्यों जी रहे हो? आपको बीमारी लगेंगी। हाँ। आपको कोई बीमारी लेके चली जाएगी कि चलो भैया आपका टाइम हो गया, अब चलते हैं। वो तुमने क्या वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे, वो थोड़े समय बाद वो चीज़ भी तुम पे ध्यान नहीं देना बंद कर दे। 100% है। हाँ, आप कहते नहीं, अच्छी आदतें लगानी पड़ती हैं, बुरी आदतें तैयार बैठी हैं लगने के लिए, सही बात है। तभी तो उनको इतने पकड़नी थोड़ी ना पड़ती अरे! हैं। कितने कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ हो रहे हैं। आप ये देखिए ना मतलब मैं तो अभी आजकल हाल ही में जब न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो कितना आता है, यंग व्यक्ति, हार्ट अटैक, ओबेसिटी और पता नहीं कितनी-कितनी बीमारियाँ आजकल हो रही हैं। तो यही रीज़न है मैडम, फ़िटनेस जो है ना, लोग बहुत कहते हैं ना, रात में पार्टी करके आते हैं। एक तो लाइफ़स्टाइल पूरा चेंज है, और ऐसी-ऐसी चीज़ों को लोग कंज़्यूम कर रहे हैं जो प्रोहिबिटेड हैं। तो उससे क्या होता है, बंदा ऊपर से तो हेल्दी दिखता है,
लेकिन अंदर से वो उतना हेल्दी होता नहीं है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और मार्क करना चाहूँगा, अब आप बात ही कर रही हैं तो, बहुत सारे बच्चे जो है ना, जो बहुत मस्कुलर बॉडी होती है, उसको अपना आइडियल बना लेते हैं, आइकॉन बना लेते हैं। आजकल देखेंगे जिम में करते हुए बहुत मस्कुलर बॉडी, एक्चुअल में वो आर्टिफिशियल है। दैट्स नॉट नेचुरल वे ऑफ दैट्स नॉट नेचुरल, क्योंकि वो आपको फॉलो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी अनहेल्दी फ्रॉम इनसाइड। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? बहुत ज़िम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो सारे के सारे स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। जो प्रतिबंधित दवाएँ होती हैं ना, उसका इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट टर्म गेनिंग के लिए। शॉर्ट टर्म गेनिंग के लिए कि मेरे मसल्स आ जाएँ जल्दी से, मेरे सिक्स पैक्स आ जाएँ जल्दी, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में गेन करना चाहते हैं। और वो क्या होता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है बॉडी के अंदर। और जैसे आप उनको छोड़ते हो ना, आप जहाँ पे रहते हो ना, जिस लेवल पे आपकी मसल रहती है, उसी लेवल पे आ जाती है। तो फिर से आप क्या होता है, उसको मेंटेन करने के लिए फिर उन दवाओं को यूज़ करते हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी की सारी बैन है। बताइए। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, जो बच्चे सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, शर्टलेस लोग घूम रहे होते हैं, सिक्स पैक, मेरे भी सिक्स पैक हैं, लेकिन नेचुरल हैं। मेरे भी मसल्स हैं, नेचुरल हैं। इसमें 12-14 साल मुझे लगे हैं, इतनी मेहनत करके बनाने में डेडिकेशन के साथ। हाँ। लेकिन जो आप नेचुरल करते हो ना, उस वो आपका लाइफ लॉन्ग होता है, और जितनी अच्छी वो मेंटेन्ड भी रहता है मुझे मेंटेन लगता रहती है। और आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँ, आपको भी जानना चाहिए, आपके अंदर जितनी अच्छी मसल्स होंगी ना, उतनी एजिंग प्रोसेस आपकी स्लो रहेगी। है। क्यों? आपका मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा। हाई रहेगा। क्यों? हाँ। और साथ में आपकी बोन की डेंसिटी मेंटेन रहेगी। ये मैं नहीं बोल रहा, आपकी जो है, जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस है, वो बोल रही हैं। तो ये चीज़ जो है ना, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए करनी चाहिए। अगर कोई अच्छे से फिट रहना चाहता है, अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहता है, हेल्दी रखना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, अपनी बोन की डेंसिटी मजबूत रखना चाहता है, तो उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। मसल्स ज़रूर बनानी चाहिए, रेदर बीइंग जेंडर मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल होके। सर क्या हम अभी भी कर सकते हैं? मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे पेरेंट्स हैं जैसे उन्होंने कभी नहीं करा ये सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह। वो लोग तो क्या है गए 10 मिनट वॉक करा, 15 मिनट वॉक करा, उसी में ही वो लोग कह देते हैं हाँ, नहीं, नहीं, शाम को वॉक आपको करा है। मोटिवेट करना चाहिए, सबको मोटिवेट करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज। बहुत बड़ा जो सोच है ना, कि अब तो 45 हो गया, 50 हो गया, अब जिम मेरा टेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, अब बच्चे जो सोचते हैं कि अरे अभी तो मैं 15 साल का हूँ, मैं 21 साल में करूँगा, नहीं। आप किसी भी एज पे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब कि अपनी बॉडी, अपनी मसल में कुछ वेट से लेके ट्रेंड करना। वो ओके। उसको मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज़ अलग होती हैं, जिसमें आप रनिंग करते हो, ये सब करते हो, का क्रॉसफिट हो गया। तो ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, अलग-अलग टाइम पे आप कर लो। नहीं, कोई ना कोई फ़िटनेस एक्टिविटी, मान लो अगर आप ये नहीं कर रहे हो, तो आप जो है मार्शल आर्ट सीख सकते हो। अगर मार्शल आर्ट नहीं, कैलिस्थेनिक्स सीख सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आप रैकेट स्पोर्ट्स कोई खेल सकते हो डेली का। हुँ, लेकिन स्विमिंग कर सकते स्विमिंग हो कर आप। सकते हो, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वीक में 2-3 दिन इसके साथ करनी है आपको, वो अलग चीज़ है। ओके। तो सर ये सबसे पहले जैसे बताया ना मसल्स की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रोटीन। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी तो काफ़ी उनके लिए तो प्रोटीन सोर्सेज़ बड़े आसान हो जाते हैं। क्या वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज़ भी हैं ऐसे जो मुझे कि लगता है कि आपका ये जो नॉलेज है ना मैडम, सोशल मीडिया से जो है ना, जो हाइप बनाई गई है प्रोटीन की ना, उसकी नॉलेज है। क्योंकि अगर आप डब्ल्यूएचई के एचओ के नाम्स देखेंगी, 0.8 ग्राम पर केजी। अगर आप अपने जो नॉर्मल फूड हम जो मैन खाते हैं दाल चावल 0.69 समथिंग है, आईसीएमआर की जो अपनी रिपोर्ट आई है। बच्चे इतना ज़्यादा जो है हाइपर हो गए हैं कि वो कार्ब एकदम बंद कर देते हैं। बोलते हैं मैं तो ज़ीरो कार्ब पे हूँ, मेरे को हाई प्रोटीन पे हूँ, हाई प्रोटीन डाइट पे हूँ। एग्ज़ैक्ट ये बात मैं ना इसीलिए ही बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे जो लोग सुन रहे हैं ना वो इस बात को आज अपने मिथ्स को क्लियर कर लें। क्योंकि हाई प्रोटीन की इतनी चर्चा होती है, वो कीटो डाइट, लो कार्ब आपने ज़ीरो कार्ब मैं डाइट। बता रहा हूँ कि जो जो आप ज़ीरो कार्ब की बात कर रही हैं, मैं तो बोलता हूँ भैया, आपका जो प्राइमरी सोर्स है ना एनर्जी का, कार्ब है। और आपका अगर सिर्फ़ प्रोटीन अगर प्राइमरी सोर्स कर लेंगे ज़ीरो कार्ब लेके, तो शरीर को एनर्जी ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी चाहिए शरीर को। हाँ। एनर्जी के लिए प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अदर ऑर्गन्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बाई प्रोडक्ट यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, आपकी शरीर तकलीफ में रहेगी। तो आप जो है ना, अब चाहते हैं कि आपके अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट भी ढंग से हो, अच्छे से हो जो खा रहे हैं, तो कार्ब तो होना चाहिए। तो बेसिकली बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। 101%, 101% बैलेंस होना चाहिए। और जो राइस है ना, राइस में भी आजकल फैंसी लोग बोलते हैं ब्राउन राइस खाना चाहिए, हाँ। और व्हाइट राइस में मोटापा ब्राउन है। राइस
ब्राउन राइस टेस्टी नहीं लगता। मैडम बात टेस्ट की भी कर लीजिए, नहीं कर लीजिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं ना, आपको आज क्वांटिटी के ऊपर मैटर करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? आप अगर एक्सेस में कोई चीज़ खाएँगे ना, तो वही नुकसान करेगा। बिल्कुल, अगर आपको कार्ब खाना है इतना सा बाउल, आप खा रहे हैं लेके पूरे एकदम पहाड़ स्टाइल में बना के। डाल के, पहाड़ बना के, दाल डाल के, तो भाई नुकसान तो करेगा ना। हाँ, हाँ, न तो हमारे पूर्वज क्या करते थे? हमारे पूर्वज तो यही दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी खाते थे, हाँ। फिट भी होते थे। हुँ, ऐसा नहीं कि अनफिट थे। तो बहुत मेहनत न तो करते थे ना, न तो बी खेतों में जाते थे। न तो बीपी थी, न शुगर। अब जब हम खेतों में नहीं जा रहे हैं, हाँ, जब हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें अपनी डाइट भी तो ऐसी खानी है ना। हमें डाइट भी तो मॉडरेट रखनी है ना अपनी। उसी लेवल में कम करनी कम पड़ेगी। करनी है, मॉडरेट रखनी है। और एक और मिथ मैं बताता हूँ, लोग बोलते हैं घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नहीं, नहीं, नहीं। बहुत सारे लोगों का मानना है घी खाना, डेयरी डेयरी प्रोडक्ट हो गए, डेयरी प्रोडक्ट लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्चुअल में क्या है ना, कि जो लैक्टोज़ के इंटॉलरेंट है ना, वो तो ठीक है, वो डेयरी अवॉइड कर सकते हैं, उसे दही के फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि लैक्टोज़ कन्वर्ट हो जाता है, उसमें लैक्टोज़ नहीं रहता दही हाँ, में, लैक्टिक एसिड बन जाता है वो दही में। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आप इंटॉलरेंट नहीं है लैक्टोज़ को, तो आपको दूध लेना चाहिए। दूध जो है ना, जितने भी आपके कहते हैं ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, भरपूर होते हैं उसके अंदर। अब एक बच्चे का अगर आप देखेंगे, तो जो पैदा होता है 6 महीने तक, उसकी फीड क्या होती है? दूध ही रहती है। हम उसी को छोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए सोशल मीडिया से लॉजिक भी लेके आते हैं। कहीं भी सरकार जो है हमारी, कहीं भी किसी फोरम पे नहीं बोलती कि आपको दूध नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं खाना चाहिए। अगर इतना ही बुरा है दूध, तो दूध को तो बैन कर देना चाहिए। हाँ, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा अरे ऐसे पॉलीथीन के दूध ओपिनियंस को, चल रहे हैं। एक एक बहुत प्रचलित नाम मैं नहीं लूँगा, बोलते हैं पॉलीथीन का दूध ज़हर है। जो जो पॉलीथीन हाँ, का दूध होता है, हाँ। बोलते हैं ज़हर है उसके अंदर। उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव मिले हैं, उसको नहीं पीना, इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाए। अरे भैया, जब आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, तो मत दो। उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, इसीलिए उसकी शेल्फ लाइफ 2 दिन की होती है या 3 दिन की होती है। उसे तो वैसे किया जाता है ना, वो बहुत फिर गर्म पाश्चराइज़ करके करके पाश्चराइज़ पाश्चराइज़ करके किए एकदम ठंडा करके लेकिन लोग माइक्रो क्या है, नुकसान। कुछ भी। हाँ। और इस प्रोटीन को, पाउडर को बोलते हैं पाउडर वाली बॉडी है, ये पाउडर खा लिया। किसी को रिक्वायरमेंट है, कोई स्पोर्ट्स में है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट खाने से नहीं पूरी, सप्लीमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो है, वो कोई पाउडर नहीं है, वो भी किससे बनता है, आपको पता ही नहीं पता है प्रोटीन पाउडर किससे बनता है। हाँ, वो तो वे से बनता है, वो वे तो क्या है? वही पनीर का पानी जो बनता है पानी उसे को सुखा सुखा के। के ड्राई हाँ, करके वे बनाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, कोई गलत नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं पाउडर, डब्बे वाली बॉडी, पाउडर वाली बॉडी। गज़ब, मतलब मिथ जो है नेक्स्ट लेवल पे है। हाँ, आज बोलते हैं ज़हर है, बोलते हैं बाजरे की रोटी खाओ, 4 खाओ, तगड़े हो जाओगे। अरे भैया, बाजरे में बहुत ज़्यादा कार्ब होता है। आप हाँ, बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा खाएँगे, तो कार्ब इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। तो इतना भी नहीं करना है। मतलब सब बैलेंस्ड रहना है हर तरीके से। 101% बैलेंस रहना है। और किसी की डाइट फॉलो नहीं करनी है। मैं अपने बच्चों से बोलना चाहूँगा, जो लोग सुन रहे हैं, कई बार क्या होता है, हम किसी सेलिब्रिटी की डाइट देख लेते हैं, हुँ, पेपर में आ गई किसी की डाइट, तो हाँ, हम बोलते हैं आज से मेरी डाइट यही है। अरे भैया, हर इंडिविजुअल अलग है। हाँ, हर उसकी शरीर की रिक्वायरमेंट अलग हर है, उसकी शरीर मेहनत अलग है। देखिए 3 तरह की बॉडी होती है, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबको अलग-अलग तरह की ज़रूरतें होती हैं, और सबका मेटाबॉलिक रेट अलग होता है, तो उसके हिसाब से डाइट लेनी है। किसी की फॉलो नहीं करनी है। तो अपने हिसाब से जो आपकी कस्टमाइज़्ड डाइट हो वही देखें, है ना? 100%, 100। ये नहीं कि भई लोग आज ब्रोकोली और ये सब खा रहे हैं, चलो भई अपन ने भी शुरू कर नहीं, दिया। सीज़न है, खाइए आप, लेकिन ऐसा नहीं कि सीज़न नहीं है तो ब्रोकोली के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, और उसके बिना काम सर एक तो आजकल बड़ा फ़ैड चला है एवोकाडो और बड़ी महँगी-महँगी टाइप की जो चीज़ें नहीं आती हैं बाज़ार से अ, खाने की कि वही वो लेकर और फिर उससे सलाद बना के खाएँगे। आपका क्या मानना है इस पे? देखिए, अवाकाडो की जहाँ तक हम बात करें, अगर आपने फ्रूट्स का नाम लिया, तो इस किस चीज़ का सोर्स है अवाकाडो? गुड सोर्स ऑफ फैट। हुँ, फैट क्या होता है? हाँ, फैट आपके जो है सैचुरेटेड फैट हो गए, हुँ, अनसैचुरेटेड फैट हो गए। अनसैचुरेटेड फूफा हो गया, मुफा हो गया, पॉली हो गया, और मोनो हो गया। हाँ, तो जब आप फैट की बात करती हैं, हुँ, तो ऐसा तो नहीं अवाकाडो में इसके अलावा कुछ होगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के अलावा कुछ होगा। हाँ, यही कॉम्बिनेशन होगा ना, हाँ, या बहुत थोड़े बहुत होंगे तो विटामिन्स हो जाएँगे, ठीक बात वो है। अलग तरह के फाइबर होंगे। हो जाएगा ज़्यादा तो से हम ज़्यादा। ज़्यादा फाइबर हो जाएगा थोड़ा से, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ है, जो आपके अपने इंडियन फूड्स में नहीं है, या हुँ, इंडियन खानों में नहीं है। सारी की सारी चीज़ें मैडम मार्केटिंग की हैं। अगर आप किसी चीज़ को अब देखिए, अगर आप अपने इंडिया की चीज़ों को डिग्रेड करना चाहती हैं, इम्पोर्टेड चीज़ को बढ़ाना चाहती हैं, तो आप बोल सकती हैं, हुँ, अवाकाडो खाओ। लेकिन मेरी नज़र में जो है ना, जो आपका घी है, सैचुरेटेड फैट के लिए बहुत अच्छा सोर्स है।
आप घी खाइए, अगर 2 चम्मच आप घी खाते हैं तो आपके हार्मोनल जो बैलेंस हैं वो बने रहेंगे। हार्मोनल क्योंकि हार्मोन्स फैट से बनते हैं। वेरी खूल, तो गुड। आपको घी खाना चाहिए अच्छे से। सर हमारे दिमाग की जो न्यूरॉन्स की शीट्स हैं, हाँ। पुतलियाँ वो सेल्स, वो सब भी तो फैट से बनते हैं? तो आपको क्या है कि अब रही बात सैचुरेटेड फैट की, रही बात अनसैचुरेटेड फैट की, तो अनसैचुरेटेड फैट में जैसे वॉलनट्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, इन सब में पर्याप्त होता है। हुँ, अगर आप खास नहीं वॉलनट्स भी नहीं खा सकते, फ्लैक्स सीड खाइए, अलसी खाइए, अलसी के बीज। बहुत बहुत सारे और बीज भी होते हैं, ऐसा नहीं मेरी मम्मी मिक्स लोग आते हैं। बचपन से देखते आ रहे हैं, वो अलसी के बीज होते हैं ना, उसे तवे पे ऐसे हाँ, हल्का थोड़ा सा सेक के रोस्ट करके और हल्का-सा नमक पानी का छींटा देके हल्का-सा लड्डू नमक बना के भी लोग के खाते हैं। लड्डू बना के खाते हैं, गुड़ के लड्डू। तो क्या बुराई है? बहुत अच्छा सोर्स है। अब देखिए फैट आप जो बता रहे हो फैट ही है वो। वो फैट ही है ना? क्योंकि अच्छा एक एस्पिरेंट्स जो हमारे बेचारे हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजीज़ में रहते हैं, वो क्या ऐसा खा सकते हैं कि जो उनकी ना न्यूट्रिशनल ज़रूरतें पूरी होती रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और सबसे पहले तो इनको अपनी डाइट के अंदर जो है ना देखिए आपका ब्रेन है, आपको ब्रेन का काम ज़्यादा करना है तो आपके अंदर जो एटलीस्ट जो ड्राई फ्रूट्स हैं हुँ, या जो नट्स एंड सीड्स हैं वो आप रेडीमेड अपने घर पे रखिए, अपने रूम पे रखिए। जी। उससे आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो ठीक है? मतलब आप जब बादाम, मंचिंग हाँ, काजू, वो म जब मिक्स सीड्स ये जो अन्य वॉलनट हाँ, और ये सीड्स मिक्स सीड्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है सब अफोर्डेबल है। आप बादाम, काजू नहीं खा सकते, मिक्स सीड और अफोर्डेबल आते हैं हाँ, और सस्ते हैं, वो सारा वही काम कर देंगे। तो एटलीस्ट आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। वो अपने डब्बे में बना के रख लीजिए और इस तरह जैसे हम लोग लड्डुओं की बात कर रहे हैं, तो घर से अगर लड्डू पॉसिबल है तो आप उस तरह के लड्डू बना के ले आइए, हाँ। आप उनको अपने पास रख हाँ, लीजिए। मम्मियाँ बना सकती म हैं आराम से। बिल्कुल, बिल्कुल बना सकती हैं। थोड़ा-सा दूध, दही अगर पॉसिबल है तो कंज़्यूम करिए। मैं क्योंकि दूध, दही में ना केवल जो है आपके कहते नहीं है अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, बल्कि साथ में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो आप डेली बेसिस पे जो आपका खाना आ रहा है, उनको आप बोलिए कि भाई थोड़े राजमा हो गए, थोड़े चिकपी हो गए, छोले हो गए, इन सब चीज़ों का भी जो है उसमें मिक्स रहे। मिक्स करते रहें, रूटीन में चलाते रहें। दाल भी थोड़ा बदल-बदल के देते रहें, तो हो जाता है डाइट, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। बस थोड़ा-सा थोड़ा-सा समझदारी के फ़ोकस साथ, करने की समझदारी के साथ। मतलब उस चीज़ पे थोड़ी अटेंशन देने की ज़रूरत है। 100% फ़ोकस भी होना चाहिए, टेंशन भी होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? कुछ ये नहीं हाँ, कि बस बाहर सड़क पे निकले मोमोज़ मिल गए तो मोमोज़ खा लिए, फिर अगले दिन कुछ और ये खा लिया, खूब सारा जंक फूड खा लिया। कभी-कभार ठीक है, इट इज़ ओके कभी-कभार ठीक वन्स इन अ व्हाइल, वन्स इन अ वीक इट इज़ ओके, हुँ, बट दिस शुड नॉट बी योर हैबिट ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे नहीं होना। जैसे मैं तो कितने सारे बच्चों को बहुत डाँटती भी हूँ, है ना? कई बच्चे ऐसे हैं ना कि मैम खाना नहीं खाया जा रहा, तो मैंने कहा क्या खा कर आई हो? तो वो आज ये खा लिया था, कल ये खा लिया था। मैंने कहा फिर पेट खराब होना तो तय है ना, अगर डेली ऐसे बाहर का जंक फूड खाओगे तो। मैडम इससे बड़ा भी कई बार होता है ना कि जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जब आपकी मेंस हो रहे हैं या प्रीलिम्स हो रहे हैं, आप बीमार पड़ जाते हो। ड्यू टू बहुत ड्यू टू फूड हैबिट्स हाँ, आप गंदा खाना खाते हो, थोड़ा-सा बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, थोड़े से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, आप बिस्तर पकड़ लेते हो। इन्फ्लेमेशन हुई हाँ, इन्फ्लेम बिस्तर तब पकड़ लेते हो, हाँ, आपकी सालों की तैयारी गई। एग्ज़ाम्स के दौरान तो बहुत स्ट्रिक्ट इंटरव्यूज़ के दौरान बड़ा मतलब यू हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड तो डाइट। आपको इन सब चीज़ों को ना अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा। मतलब ऐसे कि भाई अच्छा खाना है और संयमित रहना है। सर आपके बहुत सारे जो जूनियर सीनियर्स जो डिपार्टमेंटल वो भी बड़ा इंस्पायर होते होंगे ना आपको देख के कि देखिए लोग तो नज़र तो रखते हैं अब भले बताएँ नहीं, लेकिन लोगों की नज़र तो रहती है कि हाँ, ये क्या कर रहा है? हाँ, क्योंकि मतलब फिटनेस इज़ समथिंग मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस सब लोग अरे चाहते हैं, बिल्कुल, सब कुछ चाहते हैं लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन। हर कोई आज मेहनत पता है करता नहीं। आज मैंने जो है 5 किलोमीटर 25 मिनट में भागा। 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो अभी क्या होता है कि मेरे को कई बार उठा आज नहीं आज भागना है और अच्छा आज 7 डिग्री टेम्परेचर था। मैंने वीडियो डाला अपने सोशल मीडिया पे, हुँ, 7 डिग्री टेम्परेचर था। तो आराम से जो है ना मैं सो सकता था कि भई सोना है मुझे आज बहुत ठंडा है। बाहर गया हाँ। और अपनी अपर को भी निकाल के टी-शर्ट पहन के 25 मिनट में 5 किलोमीटर भागा और पूरी बॉडी जो है ना इतना अच्छा फ़ील कर रही थी भागने के बाद, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन बता नहीं सकता आपको। क्योंकि सब मन में है। आपका ठंड भी आपके मन में है, गर्मी भी आपके मन में है। ये तो बात आप सही कह रहे हैं, वो जो योगी होते हैं मतलब मुझे तो हिमालय बैठे होते हैं। हाँ, वो ये बर्फ़ पे बैठे हैं और उनको उनको कोई ठंड नहीं लग रही क्योंकि शायद उन्होंने अपने शरीर को, अपने मन को वो ऐसा ट्रेन कर लिया है। तो फ़िटनेस इतनी मतलब कॉस्टली चीज़ नहीं है जिसे आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। बस आप थोड़ी-सी इंटेंशन तो दिखाइए कि आप अफ़ोर्ड करना चाहते हैं इसे। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर कोई पर्सनल ट्रेनर ही रखे।
सिर्फ बेसिक एक्सरसाइजेस करके भी देखो, शुरुआत उसके की लिए जा भी हम सकती है। कोशिश कर रहे हैं ना मैडम, मेरा खुद का अपना मानना है। अब मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, तो अपने सोशल मीडिया पे रहता है, कुछ-कुछ मैं देता भी रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ बच्चों को। और दूसरी चीज़ ना, मैं आने वाले समय में कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, ताकि जितने भी लोग जुड़ना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट, हुँ। वो जुड़ें, एक-दूसरे को मोटिवेट करें कि भाई ठीक है, कि आपने आज इतना तुम इतना दौड़े हाँ, आज आज तक। हम क्या किए, हाँ, तो उससे क्या होता है ना, लोगों के अंदर एक भावना होती है ना कि भाई यार, तो वो कर रहा है तो मुझे भी करना है। तो पुश करने वाला जो होता है पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव पॉजिटिव एटमॉस्फियर, हाँ। तो थोड़ा-सा पुश करने का माहौल बनेगा वहाँ से, तो पुशिंग भी चाहिए लोग। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, ये तो आप जैसे ही आप बने मुझे बता दीजिएगा। नहीं, नहीं, 101% मैडम, क्योंकि समाज में क्या कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हम सर्विस कर रहे हैं, तो वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी हॉबी है मेरी फ़िटनेस-विटनेस, तो इसमें कुछ तो लेवल पे कंट्रीब्यूट करना है मुझे। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन हेल्थ एक तरफ और इंडिया में इस वक़्त बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है हेल्थ का। क्योंकि हमें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर चीज़ें इंक्रीज़ मैं आपको डिग्रेड हो रही एक हैं, फैक्ट बताऊँ आपको? कैंसर इंक्रीज़ हो रहा है। अर्बन अपने पॉपुलेशन है, हाँ, आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग जो है मोटापे के शिकार हैं? तो मुझे तो बहुत बड़ा परसेंटेज लगता है क्योंकि मैं तो अपने आस-पास ही देखती हूँ। 58% प्लस। माय गुडनेस! तो कहने का मतलब ये है सर मैडम, छोटे-छोटे बच्चे भी हैं आजकल। फूड हैबिट्स माँ-बाप को देख के बच्चे खाना सीखते हैं। अब माँ-बाप ही जो है हर दिन पिज़्ज़ा, बर्गर और जो है बाहर का खाना खा रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? उनकी गलती नहीं है ना। बिल्कुल, आप संस्कार जो बोलते हैं ना, डालते हैं, बच्चे ना, आप जो बताते हैं उससे नहीं सीखते, आपकी जो आदतों से करते सीखते हैं, हैं आपकी आदतों से सीखते जो हैं। करते हैं, जो आप कर रहे हो वो वही करने लगते हैं। मेरा छोटा-सा बच्चा है, हाँ, और अभी भी ना वो कई बार वीकेंड के ऊपर मेरे साथ जाता है, और वहाँ पे जाके ट्रेडमिल के ऊपर मैं ट्रेडमिल चलाऊँगा। ट्रेडमिल च छोटा-सा बच्चा 2.5 साल का भी नहीं है, ट्रेडमिल चलाऊँगा। उस अभी से करने की कोशिश करता है वो। मतलब वो, यही। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप फॉलो एक्सरसाइज़ करेंगे तो बच्चे भी एक्सरसाइज़ 100%। करेंगे, वो हेल्दी आपके लाइफ माता-पिता भी, कि आपको देखेंगे कि मेरा बच्चा कर रहा है ना, तो वो भी कुछ न कुछ निकल के करना चाहेंगे, कि थोड़ा-सा मैं भी कुछ कर लेता हूँ। ये बहुत कंटेजियस बीमारी है। यही बीमारी बहुत कंटेजियस है, अच्छी बीमारी है ये। ये अच्छी है। ऐसी ऐसी कंटेजियसनेस तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, भई वो फिट है, मुझे भी फिट होना हाँ। है, तो सर मैं घर में क्या होता है बिल्कुल ना, फिर अगर आप अच्छा डाइट एक इंसान का बनता है ना, घर में डाइट है, तो लोग बोलते हैं यार आज इसका ट्राई कर लेता हूँ मैं कि क्या खाता है ये। तो थोड़ा-सा लोग जो है ना, जैसे आप मान लीजिए सैलेड्स अच्छे खा रहे हैं या स्प्राउट्स खा रहे हैं, तो लोगों को मोटिवेशन आता है, यार छोड़ो यार, ये जंक हटाओ, मैं भी यही खा लेता हूँ। मैं भी खा लेती हूँ और सर स्वाद भी लगता है। 100%। मैंने तो स्प्राउट्स देखा है वो उबाल के जो मूँग की दाल होती है ना, उसके अंदर नमक, मिर्च, प्याज़, टमाटर और ये सब डाल बहुत के अच्छा लगता है, धनिया-वनिया डाल के और फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है लंबे समय तक। बहुत लंबे समय तक और टेस्टी इतना लगता है। मुझे तो उसके आगे कोई और स्नैक्स या वो होते हैं ना वो पसंद ही नहीं है। ऐसे ही है मैं। सर अब एक इंस्पिरेशन तो मुझे मिल गई अब नेक्स्ट जब हम मिलेंगे आई होप आई एम अ फिटर पर्सन देन। 100%, 100% करना भी चाहिए। अपना बेस्ट वर्ज़न बनने की कोशिश करना चाहिए हर फ़ील्ड में, नॉट ओनली फ़िटनेस। जहाँ आप आज हैं, इससे बेहतर करना है किसी भी फ़ील्ड में जो आप करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर एक बुक भी लिखेंगे आप? मैं ऑलरेडी एक बुक लिख रहा हूँ, और वो मेरी अभी साइबर लॉ के ऊपर है, और बहुत जल्दी मेरे ख़्याल से मार्च तक मैं कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है। और फ़िटनेस के ऊपर तो बुक तो क्या, मैं वीडियो और इन सब के माध्यम से जो है करता रहूँगा कुछ न कुछ। तो सर कुछ एक रैपिड फायर टाइप का पूछ लेती हूँ मैं। सर आपका फ़ेवरेट स्नैक्स कौन-सा है? जो आप खाली समय में या जब भी आपको मन करता है कुछ मंच मखाने करने का? मखाने, रोस्टेड मखाने? रोस्टेड मखाने, अच्छा, आपका फ़ेवरेट फूड? राजमा चावल, दाल चावल। और ऐसा जब आप चीटिंग वाला दिन होता है ना जब चीट मील तब क्या खाते हैं? बढ़िया अच्छा-सा जो है कढ़ी, हुँ, चावल और घी। तो कढ़ी चावल घी तो वैसे भी हेल्दी है। मेरे को चीट में भी ये अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो पकौड़ियाँ होती हैं, जो टेस्ट रहता है गज़ब। ऐसे सर बाहर का मुझे बहुत पसंद नहीं है। कभी आपने छोले भटूरे ट्राई करे हैं? खाया है मैंने, हाँ। बट जब मैं उनको खाता हूँ ना, हुँ, तो इतना ऑयल-वॉयल होता है ना, मेरे को फीलिंग आती है क्यों खाना है यार इनको, इसी मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक, मतलब बहुत एक्स्ट्रा नहीं, टेस्ट तो रहता नहीं है। अच्छा गोलगप्पे? गोलगप्पे खाता हूँ, इलाहाबाद वाले अगर मिल जाते हैं तो, मैं यहाँ तो नहीं खाता हूँ, वहाँ पे तो फेमस है कुछ। अच्छा। बचपन की यादें आ जाती है कुछ वहाँ पे। और जैसे कभी आइसक्रीम और ये वाली जो सारी चीज़ें आइसक्रीम बर्गर बच्चों के साथ कभी-कभी चल जाता है, खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आइसक्रीम में। लाइफ़ जीनी भी है, मैं लाइफ़ जीता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आज मुझे लगता है कि हमारे एक तो फ़िटनेस को लेके बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं और साथ-साथ द प्रिपरेशन टिप्स
लास्ट अच्छा हाँ, एक चीज़ और हमारे जो बहुत सारे यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाटएवर बिकॉज़ आप उस जर्नी में थे, आपने क्लियर किया, अब आप उस सर्विस में हैं जिसके लिए बहुत लोग एस्पायर करते हैं, है ना? उस पोज़ीशन पे आपने सारे स्पेक्ट्रम्स देखे हैं, तो व्हाट इज़ द एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव? मैं ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि अगर आप सोच लो ना तो सब कुछ मुमकिन है। कहते नहीं है कि एक चीज़ और है जो मेरे संग्राम भाई बोलते हैं कि आपके जो तारीफ़ें होती हैं ना वो दिन बनाते हैं और ताने जो है ज़िंदगी। अगर आपको कोई ताना मार रहा है ना तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी बनने वाली है और उसको पकड़ के रखिए और अपने काम पे लग जाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझें, बेहतर तरीके से तैयारी करें और बाकी सारे लोग ज़्यादा बेहतर हेल्थ के साथ और ज़्यादा फिटनेस के साथ इस देश को आगे बढ़ाएँगे बिकॉज़ नाउ टुडे वी हैव द एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट विद अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आप बुलाने के लिए। बहुत-बहुत आभार आपका। थैंक यू सर।